नमस्कार, मैं हूं जायरा और मुद्दा में बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे, फिर से भड़क उठी है रूस और यूक्रेन की जंग की। पिछले करीब 9 महीने से चल रही रूस और यूक्रेन के बीच जंग अब और तेज होती दिख रही है। शनिवार 8 अक्टूबर को यूक्रेन ने रूस को निशाना बनाते हुए क्रीमिया ब्रिज पर हमला कर दिया, जिसके बाद भड़के रूस ने यूक्रेन के शहरों पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश के बाद पहले ज़ैपोरिज़िया पर मिसाइल अटैक किया गया और फिर कल यानी कि सोमवार को कीव पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की गई। यूक्रेन द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक 10 अक्टूबर को रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 17 शहरों पर एक साथ हमला किया। यूक्रेन के मिलिट्री ठिकाने, एनर्जी हब और कम्युनिकेशन सेंटर्स एक साथ रूस की एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्स के हमले में दहल गए। रूस की ओर से 84 से ज्यादा मिसाइलें टारगेट करके दागी गईं। इस ताजा हमले के बाद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस के इस बड़े हमले के बाद पश्चिमी देश भी अपनी स्ट्रैटेजी बदलने पर विचार कर रहे हैं। मुमकिन है कि यूक्रेन को अब वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल जाए जिसकी मांग ज़ेलेंस्की 4 महीने से कर रहे हैं। दरअसल यूक्रेन की सेना ग्राउंड एयर डिफेंस सिस्टम और लैंड बेस्ड फेलेंस्क वेपन सिस्टम और अमेरिकी सेना की टेक्निकल लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम की तत्काल डिलीवरी चाहती है, जिससे वो रूस के प्रचंड हमलों का मुकाबला कर सके। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस की तरफ से मिसाइलें हमले के गूंज संयुक्त राष्ट्र तक सुनाई दे रही है। सोमवार यानी कि 10 अक्टूबर को यूक्रेन ने मॉस्को के इस एक्शन की कड़ी आलोचना करते हुए आतंकवादी देश होने का आरोप भी लगाया। रूस की तरफ से यूक्रेन के 4 हिस्से को तोड़कर उस पर कब्जे के बाद संयुक्त राष्ट्र आम सभा यूएनजीए की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन पूरी बैठक के दौरान कीव पर मॉस्को की तरफ से किए जा रहे लगातार हमले और बमबारी का मुद्दा छाया रहा। यूक्रेन के हिस्सों को मिलाए जाने के खिलाफ रूस के इस कदम की आलोचना के लिए यूएनजीए में लाए गए इस प्रस्तावना में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य वोट करेंगे। सूत्रों के मुताबिक इस हफ्ते वोटिंग हो सकती है। उधर भारत ने यूक्रेन संकट मामले में रूस को बड़ा झटका दिया है। भारत ने पुतिन की गुप्त मतदान वाली मांग को खारिज कर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए में यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर अवैध कब्जे को लेकर रूस के खिलाफ एक मसौदा प्रस्ताव लाया गया। इस प्रस्ताव में रूस की निंदा करने के लिए खुले मतदान की मांग की गई, लेकिन पुतिन चाहते थे कि इस पर गुप्त मतदान हो। अब पुतिन की इस डिमांड के खिलाफ भारत ने यूएन में वोट डाल दिया है। भारत सहित संयुक्त राष्ट्र के 107 सदस्यीय देशों द्वारा रिकॉर्ड किए गए वोट के पक्ष में मतदान करने के बाद गुप्त मतदान के लिए मॉस्को की मांग को खारिज कर दिया गया, लेकिन 13 देशों ने गुप्त मतदान के लिए रूस के आह्वान के पक्ष में मतदान किया, जबकि 39 ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। रूस और चीन उन देशों में शामिल थे जिन्होंने वोट नहीं दिया। वहीं पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अल्बानिया की ओर से पेश किए गए मसौदा प्रस्ताव पर भारत मतदान से दूर रहा था। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को वीटो कर दिया था, जो मॉस्को के अवैध जनमत संग्रह की निंदा करने के लिए अमेरिका और अल्बानिया द्वारा पेश किया गया था। तो बिल्कुल आज हम इसी पर चर्चा भी करने वाले हैं। जिस तरह से रूस और यूक्रेन की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेश कुमार गोयल, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर वीएन झा, रक्षा विशेषज्ञ, भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। राजेश जी, पहले माफ कीजिएगा, सुरेश जी, आपके पास मैं पहले आना चाहूंगी। अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच जंग अब अचानक एक बार फिर से भड़कती हुई हमें दिखाई दे रही है। हालांकि 9 महीने हो चुके हैं इस जंग को, लेकिन क्या वजह है जो लगातार जो स्थिति है बिगड़ती ही चली जा रही है और हालात बद से बदतर होते हुए दिख रहे हैं इसके पीछे? देखिए, वजह का तो साफ साफ कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम जो अभी 9 महीने की ये जंग छिड़ चुकी है, जंग हो चुकी है, अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो साफ जाहिर है कि जो बात शुरू हुई वो यूक्रेन के नेटो मेंबर्स की इच्छा जाहिर करने के बाद में ये जंग शुरू हुई। इसमें जो रशिया का मुद्दा था वो यूक्रेन के जो ईस्टर्न इलाके हैं, डोनेट्स्क वगैरह, खार्किव वगैरह, वो भी जो है मिन्स्क एग्रीमेंट के तहत वहां पर एक तरह से उसको ऑटोनोमस एरिया बनाने का जो सुझाव था उसके ऊपर करना था।
लेकिन यूक्रेन को जो बढ़ावा मिला जी। वेस्टर्न कंट्रीज से कि बिना नेटो का मेंबर बनाए भी उनको मिलिटरीली सब तरह की मदद करने से उसका हौसला बढ़ा और ये रशिया और यूक्रेन की जंग तेज होती चली गई। जी जी। अगर अभी भी देखा जाए तो जंग एक तरह से मद्दी पड़ चुकी थी, छुटपुट घटना हो रही थी, जी जी। चल रहा था। उसके बाद ये क्रीमिया वाले ब्रिज पर हमला हुआ और उसके बाद में रशिया ने जवाब में ये मिसाइल दाग दी। डर ये है कि इस तरह का जो एस्केलेशन हो रहा है और जंग बढ़ती चली जा रही है, ये इसके रुकने की उम्मीद अब पहले से भी कम हो गई है और अब ये देखना है कि कहां तक बढ़ेगा। क्योंकि इस जंग में यूक्रेन को लगातार अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का साथ मिल रहा है और रशिया अपने आप को एक तरह से खतरे में महसूस कर रहा है, जैसे कि यूक्रेन। तो अब ये झगड़ा कहां तक चलना है तो ये अभी देखने वाली बात होगी। जी, जाहिर तौर पर ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब देखिए 9 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है इस जंग को शुरू हुए हुए, और कहीं से भी कोई भी एक उम्मीद की किरण हमें नहीं दिख रही है कि हालात बेहतर हो सकते हैं। डॉक्टर वीएन झा जी, आपको क्या लगता है कि अब जिस तरीके से हालात यहाँ बने हुए हैं, हालांकि बीच में जो स्थिति थी वो थोड़ी बेहतर हो रही थी, छुटपुट घटनाएं जैसे कि अभी सुरेश जी ने भी बताया हो रही थी, लेकिन अब 8 अक्टूबर को यूक्रेन ने रूस को निशाना बनाते हुए क्रीमिया ब्रिज पर हमला कर दिया था। उसके बाद रूस एक बार फिर भड़क गया है और यही एक बड़ी वजह है जो अचानक एक बार फिर से ये जो स्थिति है ज्यादा खराब होती भी हमें दिखाई दे रही है। डॉक्टर झा, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको, कि आप म्यूट पर हैं? मैं म्यूट पे तो नहीं हूँ। जी जी। जी, आप आ रही है आपकी आवाज, आप कहिए, रखिए अपनी बात। जी, देखिए, ये एक सडन अफेयर नहीं है। पिछले लगभग 1 महीने में या पहले कह लीजिए लगभग 3 महीने में इतनी कुछ घटनाएं हुई हैं जिसके के काफी सारे डिफेंस के जो एक्सपर्ट्स हैं या एनालिस्ट हैं, उनका ये मानना था कि ये युद्ध कहीं न कहीं अब एस्केलेट होगा और उसमें 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, जो रशिया के अंदर में अटैक हुआ था, चाहे वो उसकी रिफाइनरी पे हो या उसके फ्यूल डंप पे हो, बाद में हुआ, अभी अगस्त में हुआ था। इसके अलावे जो क्रीमिया के अंदर में एयरफोर्स बेस था, उसके ऊपर में अटैक हुआ था। तीसरी हो गई वो। चौथा, अभी क्रीमिया ब्रिज पे हुआ। और 5वां जो सबसे बड़ा संदेहास्पद विषय है वो ये कि अभी पिछले लगभग 5-6 महीने में जितने भी परिष्कृत मिलिट्री साजो सामान आए हुए यूक्रेन में, उसको हैंडल करने वाले नेटो के सोल्जर्स हैं, नेटो के एक्टिव सोल्जर्स हैं, जो सिविल यूनिफॉर्म में हैं, जो यूनिफॉर्म में नहीं है, जो सिविल में हैं। तो ये चीज कहीं न कहीं रूस को खलरा था और उसको ये एस्केलेट करना जरूरी था। हालांकि कहते हैं कि जब वो रोने का मन हो तो आंख में अगर वो कोई क्रिया भी चला जाए तो फिर रोने का मन करता है। तो अभी के हाल के जो दिनों में जो युद्ध का जो रिवर्सल हुआ है रूस को, चाहे वो डोनबास एरिया में हो, चाहे खेरसन में हो, वहां पे रिवर्सेस हुए हैं रशियन फोर्सेस के। तो उसके चलते ये जो अभी अटैक हुआ है कल का, चाहे आप 83 मिसाइल अटैक ले लीजिए, या परसों का जो जापोरिया में, जो सिविल एरिया में जो यूक्रेन के कंट्रोल में है, वहां पे जो अटैक हुआ था, इन सबों का हम लोगों को आशंका थी। और आज के दिन में ज़ाहिर, मैं सच बताऊं तो हमें कहीं न कहीं थोड़ी सी दूर से ही सही न्यूक्लियर अटैक की जो आहट है कहीं हमें सुनाई दे रही है, चाहे वो दूर ही सही हो। ये न्यूक्लियर अटैक चाहे वो टैक्टिकल हो चाहे स्ट्रेटेजिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई भी अटैक हुआ तो ये बहुत ही बड़ी भयंकर होगी। जी, जाहिर तौर पर अगर ये अटैक हो जाता है तो बहुत ही बड़ी तबाही हो सकती है और इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि कितनी ज्यादा बर्बादी होगी अगर ऐसा होता है तो। लेकिन सुरेश कुमार झा जी, माफ कीजिएगा, सुरेश कुमार गोयल जी, आप इस पर क्या कहेंगे कि अब क्या कोई रास्ता बचता है इन हालातों को सुधारने के लिए? देखिए, हम पिछले 9 महीने से लगातार देख रहे हैं, कोशिश भी लगातार दूसरे देशों की तरफ से की जा रही है कि कुछ बेहतर स्थिति हो सके, हालात कुछ सुधर सके, लेकिन कोई फायदा होता हुआ यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कोई उम्मीद की किरण अभी बची हुई है? देखिए, रास्ता तो एक ही है। युद्ध से तो किसी को कोई लाभ होने वाला है नहीं,
लेकिन दिक्कत यह है कि इस युद्ध में एक तरह से दोनों ही पक्ष अड़ गए हैं। आप इसको ईगो बोल लीजिए, अपनी सुरक्षा की चिंता बोल लीजिए, यूक्रेन की जो एस्पिरेशन से महत्वाकांक्षाएं हैं तो उसको बोल लीजिए। सब मिलाकर के दोनों पक्ष जो है अभी एक दूसरे से बातचीत करने के पक्ष में या मूड में नहीं रखते हैं। पुतिन ने पहले कहा भी था, अभी 2 हफ्ते की ये बात है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस टाइम पर जेलेंस्की ने ठुकरा दिया, क्योंकि जेलेंस्की को लग रहा था कि ये जो पश्चिमी देश उसके साथ हैं तो उसको बातचीत करने की जरूरत नहीं है। तो अभी मुझको नहीं लगता कि बातचीत का कोई रास्ता है, क्योंकि दोनों ही पक्ष एक दूसरे अपने साइड पर अड़े हुए हैं। लेकिन ये बात सही है कि आखिरकार अगर रास्ता निकलना है तो रास्ता निकलेगा बातचीत से ही। तो अभी की जो संदर्भ है उसमें देखा जाए तो 2 ही ऑप्शंस हैं। या तो ये जो युद्ध है एस्केलेट होता रहे और एस्केलेट होते होते एक ये न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाए, जो कि एक बड़ी भयानक स्थिति होगी। या आखिर में जब दोनों ही थक जाए कन्वेंशनल वॉर से तो बैठ करके बातचीत करने की कोशिश करें। हम चाहते हैं कि बात करें, लेकिन अभी मुझको नहीं लगता कि ये बातचीत होगी। लेकिन रास्ता खाली ये कि यही होगा, अगर हम पूरी देशों का यूरोप में इतनी भयानक स्थिति उत्पन्न नहीं होना देना चाहते हैं तो इन्हें आपस में बात करनी ही होगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जी बिल्कुल, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सबसे अहम यही है कि आखिर पुतिन और जेलेंस्की को मनाया कैसे जाए कि ये बात करें, क्योंकि दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, जरा सा भी झुकने को तैयार नहीं है। डॉक्टर झा, ये आप बताइए कि अब जिस तरीके से ये जो जबरदस्त हमला रूस ने ये बड़ा हमला किया है, तो इसके बाद क्या पश्चिमी देश भी अपनी स्ट्रैटेजी बदलने पर अब विचार करेंगे? क्या लगता है? जरा पश्चिमी देश क्या करेंगे? वो अपना सेना तो भेज नहीं सकते, क्योंकि अगर नेटो की एक भी सोल्जर यूनिफॉर्म में अगर आई यूक्रेन में तो रूस को एक बहाना मिल जाएगा, चाहे वो लिथुआनिया हो, चाहे ऐसे कुछ देश हो जिससे कि रूस काफी ही गुस्से में है, तो एक उनको अटैक करने का बहाना मिल जाएगा। तो इसलिए नेटो वो चांस नहीं लेना चाहेगी एक भी फुट सोल्जर्स को यूक्रेन में यूनिफॉर्म में नहीं उतारना चाहेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि आज के दिन में लगभग 1000 नेटो फोर्सेस सिविल में हैं, जो जितने भी परिष्कृत उनके साजो सामान आए हुए हैं, चाहे वो रेडार सिस्टम हो, चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे लॉन्ग रेंज वो हॉविट्जर उनका हो, इन सबों को ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। जो नेटो के फोर्सेस हैं ये वही ऑपरेट कर रहे हैं। सिर्फ कुछ एक जो साजो सामान थे, जैसे शोल्डर फायर्ड मिसाइल थे उनके, उस पे यूक्रेनी पहले से ही ट्रेंड थे, वो अब भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो एडवांस वेपन्स जो आए हुए हैं, इसको चलाने वाले और कोई नहीं, नेटो के ही सुपरवाइजर्स और सोल्जर्स हैं, लेकिन वो यूनिफॉर्म में नहीं है। तो इसके अलावा एक और चीज बता दूं आपको मैं। जी जी कहिए। अभी जो पिछले 1 महीने में रिवर्सल्स हो रहे हैं, सुना होगा कि खेरसन का लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर वापिस यूक्रेन ने ले लिया। कुछ एक यहाँ पे डोनबास एरिया में कुछ गांवों को और कुछ शहरों को उन्होंने लिया। ये सब भी जो सुपरवाइज कर रहे हैं, जो टैक्टिकल प्लानिंग बना रहे हैं, वो नेटो के जो ट्रेंड सोल्जर्स हैं, जो अफगानिस्तान में काम कर चुके हैं या कहीं और वॉर को ऑपरेट कर चुके हैं, ये उनके देख रेख में हो रहा है। और ये जो एक बड़ी भयावह स्थिति है, क्योंकि फोर्सेस वहां पे ऑलरेडी हैं, लेकिन कॉम्बैट फोर्सेस नहीं है अभी नेटो के वहां पे। जिस दिन नेटो के कॉम्बैट फोर्सेस आए, उस दिन एक बहुत ही भयंकर स्थिति आएगी, जो कि नेटो वो रिस्क लेना नहीं चाहेगा। क्योंकि यहाँ पे रूस के सीमा में लगे जितने भी नेटो के देश हैं, चाहे थोड़ा सा बगल में ही हो, ये सबों के पास में न्यूक्लियर आर्सेनल नहीं है। लिथुआनिया जैसे छोटे कंट्री में, एस्टोनिया जैसे छोटे कंट्री में अगर एक वेपन गिर गया तो वो तो तबाह हो जाएगा। कल को नेटो लड़ती रहे, लेकिन लिथुआनिया, एस्टोनिया ऐसी जो छोटे छोटे जगह जो देश है तो तबाह हो जाएंगे एक न्यूक्लियर आर्सेनल में। जी जाहिर तौर पर न्यूक्लियर अटैक से तो देखिए हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। और सबसे अहम यहाँ पर जो दूसरी कंट्रीज हैं उनको ये करना है कि किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में परमाणु अटैक ना होने दे। सुरेश कुमार गोयल जी, आपके पास आना चाहूंगी अब मैं कि जो भी स्थिति अभी बनी हुई है, तो ऐसे में अब भारत का क्या रोल होना चाहिए, क्या भूमिका भारत की होनी चाहिए ऐसे में, आपको क्या लगता है?
भारत ने प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी कह चुके हैं कि अगर बातचीत करने में हम कोई मदद कर सकते हैं तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। जी जी। ये क्लियर है कि हम मीडिएशन का ऑफर दे रहे हैं, बशर्ते कि दूसरी भी साइडें हैं इसके लिए तैयार हो, क्योंकि उनकी तैयारी के बिना, वो उनकी एग्रीमेंट के बिना ये सब बातचीत संभव या सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती है। दिक्कत ये है कि अगर बातचीत करनी है तो बातचीत में खाली रशिया और यूक्रेन शामिल हो तो ये इनकम्प्लीट होगी, पूरी चीज नहीं होगी। यूरोप में अगर पश्चिमी देश देखा जाए जी, तो यूरोप में और अमेरिका के बीच में भी फर्क है। जर्मनी और फ्रांस दोनों का रवैया अलग है अमेरिका से। तो जो नेटो की बात करते हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म में लड़े या वैसे लड़े, अमेरिका का साथ, अमेरिका का रुख बहुत जरूरी है ये। तो जो भी बातचीत होगी उस बातचीत में रशिया, यूक्रेन और यूएसए का खास तौर पर रहना बहुत जरूरी है। और मुझे नहीं लगता है कि जब तक यूएसए तैयार नहीं हो तो बातचीत हो पाएगी। यूएस, अगर आप ये देखिए, जब ये युद्ध थोड़ा हल्का पड़ भी गया था, अमेरिका की सप्लाई जारी रही और अमेरिका का यूक्रेन को प्रोत्साहन जारी रहा। तो हमने कहा है कि ठीक है, हम मदद करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि अभी भी ऐसी कोई बातचीत कामयाब होगी। तो हमें तो अभी तक देखना है कि या तो दोनों थक हार जाएं और कहें कि हाँ बातचीत करेंगे, या फिर ये टिल द एंड, वो जैसे अटल बिहारी जी ने कहा था आर पार की लड़ाई, तो ये आर पार की लड़ाई ना बन जाए। देखिए खतरा मौजूद है उसका। जी जी बिल्कुल। लेकिन अमेरिका की अगर हम बात करें तो लगातार अमेरिका बहुत ज्यादा मदद यूक्रेन की करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ भड़काने का काम कर रहा है यहाँ पर अमेरिका। लेकिन फिर भी यूक्रेन भी लगातार मदद की मांग कर रहा है, तमाम हथियार भी उन्होंने मांगे अमेरिका से। उसके बावजूद भी उन्हें उतनी मदद नहीं मिल पा रही जितनी की उन्हें उम्मीद थी। तो ऐसे में अब अमेरिका पर भरोसा करना यहाँ पर यूक्रेन के लिए तो शुरू से ही भारी पड़ा है, और यही वजह है कि आज ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन यूक्रेन जो है वो फिर भी पीछे नहीं हट रहा है अमेरिका पर भरोसा करने से। क्या वजह इसके पीछे? इसका वजह बिल्कुल साफ साफ है। जी जी। क्योंकि अमेरिका हालांकि डायरेक्ट तो यही कह रहा है कि हम नहीं हेल्प कर रहे हैं डायरेक्टली ऑन द फ्रंट, लेकिन याद रखिए आज के दिन में जब से 24 फरवरी से ये जंग शुरू हुई है, उसके बाद से आज तक का $15.9 बिलियन का एड अमेरिका से आ रहा है। ये बहुत बड़ी राशि है ये, जाहिर है। जी जी। लेकिन उससे बड़ी चीज ये है कि जैसे अभी गोयल जी बता रहे थे, बिल्कुल ठीक बता रहे थे कि बातचीत सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता करने से नहीं होगी, क्योंकि यूक्रेन जेलेंस्की की अपनी कोई हैसियत नहीं है, वो सिर्फ एक मोहरा है। उसके पीछे जो शह है वो या तो ईयू का है या नेटो का है या इनडायरेक्टली यूएसए का है। तो जब तक यूएसए इस वार्ता में शामिल नहीं होगी तब तक इसका आगे कुछ भी नहीं हो सकता है, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे और कोई हो, ये इसको सुलझा नहीं सकते। शुरू के दिनों में बहुत लोगों की आशंका थी और बहुत लोग प्रार्थना करते थे कि किसी तरह से भारत इसकी मध्यस्थता करे। तो उन दोनों में भारत की दो प्रॉब्लम थी। एक तो भारत दो देशों के बीच मध्यस्थ करने के लिए कभी भी सकारात्मक नहीं रहा है, अपने खुद का एग्जाम्पल देते हुए। जी जी। और इन दोनों में से दोनों ने कभी एक साथ मदद नहीं मांगी थी मध्यस्थता करने के लिए। किसी एक समय में यूक्रेन ने कहा था कि आप हमारी मदद कीजिए बातचीत करने में, लेकिन उस समय में रूस तैयार नहीं था। आज के दिन में अगर रूस तैयार हो भी जाता है तो जो जेलेंस्की है उसकी अपनी कोई अहमियत नहीं है, उसके पीछे का जो फोर्स है वो ईयू है और नेटो है। जी जी। तो ये बातचीत सिर्फ दो लोगों के बीच में नहीं हो सकती, इसमें कहीं न कहीं यूनाइटेड नेशंस को आना पड़ेगा या कोई मल्टीनेशनल जो प्लेटफॉर्म है उसको इसमें पहल लेनी पड़ेगी। सबको मिलकर इसको रोकना पड़ेगा और इसको रोकना जरूरी है, क्योंकि इससे सिर्फ यही दो देश तबाह नहीं हो रहे हैं, पूरा विश्व तबाह हो रहा है। सबों को इसकी गर्मी जो है वो लह रही है, सबों को इसका जो नुकसान है वो भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं इसको रोकथाम करने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म था और वो था यूनाइटेड नेशंस और सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल आज के दिन में डिफॉल्ट पड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक उसमें से P5 का वीटो राइट
नहीं ले लिया जाता तब तक आगे कुछ नहीं बढ़ेगा। और यूनाइटेड नेशन आज के दिन में इस पोजीशन में नहीं है कि वो P5 का वीटो राइट्स खत्म कर सके। तो ये एक बड़ी अजीब स्थिति आ गई है कि इस वॉर को अभी इस हाल में, चाहे वो गुतरेज कुछ भी कह लें, गुतरेज तो आजकल मोस्टली यूरोपियन यूनियन की भाषा बोलते हैं या यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट्स की भाषा बोलते हैं, लेकिन वो कुछ भी कहने वो रोक नहीं पाएंगे। लेकिन इसको कहीं न कहीं रोकना जरूर पड़ेगा। और आज के दिन में जिस तरह से एस्केलेट हो रही है, कल दो नैरेटिव आई थी। एक तो पुतिन ने कहा था कि ये हमारा वो मुंहतोड़ जवाब है कि उसने क्राइमिया में जो अटैक हुआ था कैच स्ट्रेट पे, उसका डायरेक्ट रिजल्ट है। और एक और उनके सैनिक सलाहकार ने कहा था कि आगे से अगर हमारे ऊपर में कहीं भी, इंक्लूडिंग जो वो 4 रीजन्स हैं, डोनबास, खेर्सन और जापोरिजिया, ये तीनों में से कहीं पे भी अगर अटैक हुआ तो इसी तरह का फिर से झेलना पड़ेगा और इससे ज्यादा होगा। तब आप ये एक चीज हिंट में ले लीजिए, इससे ज्यादा अटैक जो है वो एक न्यूक्लियर अटैक ही हो सकता है, इससे ज्यादा और अटैक कुछ नहीं हो सकता। तो ये कल को तो ये भयंकर अटैक थी। तो ये सारी चीजें भी सामने में आ रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जेलेंस्की थोड़ी सी अपने सलाहकार की सुने, अपने देश के बारे में सोचें, क्योंकि यूक्रेन आज के दिन में तबाह हो रहा है। वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो तबाह हो रही है, वहाँ का जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो रहा है, वहाँ के लोग मर रहे हैं, नेटो वाले नहीं मर रहे कोई। ये यूक्रेनी जाहिर तौर पर न सिर्फ ये दोनों देश बल्कि और भी कई ऐसे देश हैं और बहुत सारे ऐसे देश हैं आसपास जिस पर इन लड़ाई का इफेक्ट पड़ रहा है और सबको भुगतना पड़ेगा। सिर्फ ये दोनों ही देश नहीं, सभी लोग भुगतेंगे अगर ये लड़ाई इसी तरीके से चलती रही तो। सुरेश कुमार गोयल जी, एक लास्ट कमेंट में आपसे यही लेना चाहूंगी कि अब जैसे फरवरी में तो 1 साल हो जाएगा अगर ये लगातार लड़ाई यूं ही चलती रहती है, तो मतलब कुछ भी अब उम्मीद हम छोड़ दें, क्योंकि कोई भी इन दोनों में से पीछे हटने को तैयार नहीं है। नहीं, देखिए उम्मीद तो रखनी पड़ेगी, लेकिन बस ये है कि कब शुरू करेंगे या, क्योंकि अगर ये दोनों भी जानते हैं कि अगर ये आगे तक बात पहुंचती है तो सभी को नुकसान होगा, तो उम्मीद यही रखते हैं कि उस पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही ये लोग समझ जाएंगे और रुक जाएंगे ये। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जब तक ये नहीं होता है, और क्योंकि इसमें एक अगर एक्चुअली देखा जाए तो ये 1950s का जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी और कोल्ड वॉर शुरू हुई थी फॉर इन्फ्लुएंस इन यूरोप, और उसके बाद में 1991 में जब कोल्ड वॉर खत्म हुई थी, ये जो कोल्ड वॉर तो खत्म हो गई थी टेम्परेरीली, लेकिन यूरोप के ऊपर किसका आधिपत्य होगा, किसकी इन्फ्लुएंस रहेगा, वो बात खत्म नहीं हुई थी। तो अब ये जो दौर चला है, ये दौर उसी का कंटिन्यूएशन है, और देखिए क्या होता है आगे। लेकिन चिंताजनक, बिल्कुल अब देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन हम भी यही उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए कि बेहतर होगा और लड़ाई जल्द ही रुकेगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी इस खास पेशकश में, और इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।